किसान को बांट दिया गया जातियों में, केवल जातियों में, और जातियों में किसान को मान लिया गया ये कि जाट ही किसान है और कोई किसान नहीं है। मंत्रियों को पैसा दें, महीने में हर फैक्ट्री चलने से पहले इनके पास पैकेज पहुंच जाए या बीच में पहुंचे, उनके घर उनका पैकेज पहुंच जाए, तो फिर क्यों बोल लगा? मुंह खावे आंख लजावे। भाई आंख अपने आप शर्म से नीचे हो जाएंगी जब मुंह खावेगा। हमें तो आज लक्ष्मी नारायण पे भी दया आ रही, हमें तो उसी की बुद्धि पे भाई वो भी नहीं बोलता, वो तो किसान है, जाट है। क्राइम पे कंट्रोल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात को कहीं कहलवा लो। क्राइम पे बाबा का प्रभाव रहा या जो भी कुछ रहा, लेकिन करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए बाबा जी। वो एक बात कहा करते थे कि भाई किसानों, भोले किसानों, मेरी दो बात मान लो, एक तो बोलना सीख लो और दूसरा अपना दुश्मन पहचान लो। तो इस किसान का तो इसके घर में पैदा होना इसका दुर्भाग्य है आज के दिन। कभी पहले घाघ की और भंडूरी की बहुत बात सुना करते थे, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान, लेकिन आज तो खेती उत्तम ही नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, गांव गुआंढ में आपका स्वागत है। मैं अनिरुद्ध चौहान। किसान इंतज़ार कर रहे थे कि उनके गन्ने का भाव बढ़कर मिलेगा। किसान इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरीके से गन्ने पर रेट बढ़ जाए, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से 25 रुपये बढ़ाकर योगी सरकार ने जो मेहरबानी किसानों पर की थी, शायद अब की बार भी वो मेहरबानी होनी थी। लेकिन सत्र आधा जाने के बाद अब किसानों को पता चला एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है। ऊपर से किसानों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, खासकर शामली ज़िले में, कि कब उनकी बकाया पेमेंट पिछले साल की हो। उसी को लेकर हम गांव दर गांव जा रहे हैं, किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत हो भी रही है। और आज फिर हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं, और अब तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल इनके पास आ भी रहे हैं और इनसे बातचीत भी कर रहे हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज से ये अपनी बातें रखते हैं, कहीं कविताओं के माध्यम से, कभी शायरी के माध्यम से किसानों को समझाने की कोशिश करते हैं। पहले भी इनका वीडियो बहुत ज़्यादा चला, जितने भी वीडियो, लगभग एक को छोड़कर जितने भी वीडियो हमने इनके बनाए सब अच्छे चले, मिलियनों तक वीडियो गए फेसबुक पर। और आप अब वीडियो में देखकर पहचान जाएंगे उग्र सिंह चौहान जी, जो कि शामली से प्रधान रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या सरकार पर कोई इस तरह का छाप छूटेगी या नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। प्रधान जी, जैसा अभी जो चला हुआ था गन्ने का लेकर, किसानों को था कि उनका जो रेट है वो बढ़कर आएगा, लेकिन किसान को जो गतू रहना पड़ा, वो जो उसके दिल में, दिमाग में कुछ था कि होगा, वो अब नहीं हो पाया। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं आपको, क्यों गन्ने पर रेट नहीं बढ़ाए गए? देखिए, सरकार की जो निष्क्रियता है उसी का परिणाम आज किसान को भुगतना पड़ रहा। और मैं आपको बताऊं, ये तो सरकार का, चलो गन्ने की बात तो ये तो है ही मुद्दा, लेकिन एक और मुद्दा मैं आपको बताऊं, वो था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो दी जाती थी, वो हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये का एक लोलीपोल किसान को दे दिया जाता था, जो दिसंबर में इस बार आना था। दिसंबर गई, जनवरी गई और फरवरी की भी आज तारीख 17 हो ली, आज तक तो वो आई नहीं। तो वो ही नहीं रहा। देखिए, सरकार ये चाहती है कि तुम मात्र 2-2 धड़ी अनाज, 10-10 किलो अनाज में आपने, इस अनाज में आपने किसान लोगों को खरीद लिया, वोट तो आपका पक्का हो गया। इस वजह से आपको क्यों खामखा हेड़क में पड़ना? किसान विसान कुछ नहीं, इनकी नज़रों में किसान का कोई वजूद नहीं है, जबकि किसान किसान है, किसान इस धरती का अन्नदाता है। किसान के बिना तो कुछ भी नहीं है। जिस देश की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी हुई हो, जिसकी 70% जनसंख्या गांव में वास करती हो, जो पूरा अर्थव्यवस्था का ढांचा जो है खेती पर निर्भर हो, जो अपने पसीने से अन्न उगा के धरती का सीना चीर के करोड़ों लोगों की भूख को शांत करता हो, उस अन्नदाता को आज बिल्कुल फुटपाथ पर ला दिया इन्होंने। उनके बच्चे, अनिरुद्ध भाई, आज के दिन ये पोजीशन है कि किसान का बच्चा भी किसान में, खेती में काम करने के लिए, किसानी के लिए तैयार नहीं है। उसका एक मोटा सा कारण है, और वो कारण है घाटे का सौदा। जब कुछ रहा ही नहीं खेती में, सुबह से शाम तक करते रहो, कपड़े पड़वाते रहो, कर्जा भी लोग दे नहीं पा रहे। केसीसी, हकीकत बताऊं ना आपको आज मैं एक हकीकत बताऊं कि जिस आदमी ने केसीसी ले लिया ना, ये भक्तों की तो बात अलग है, ये जो राम रहीम वाले जो मोदी भक्त हैं वो तो कहें कुछ भी, लेकिन वास्तविकता ये है कि केसीसी दे नहीं पाया।
केसीसी का ब्याज ही भरा जा रहा। और हकीकत ये भी है कि लोग बाग दूध बेच बेच के अपना गुजारा कर रहे। कहने के लिए तो कितने बड़े बड़े तीर मारते, वास्तविकता को नहीं कहते। इन्हें तो डर लग रहा कि भाई सरकार पता नहीं तुम्हें क्या तहस नहस कर देगी, सस्पेंड कर देगी, मार देगी। अरे मैं ये कह रहा कि वोट आप किसी को भी दे लो वोट आप कहीं भी दे लो, और वोट तो आप ना भी दो, वोट आप ना भी दो, चाहे किसी को भी दो, जीत दो, फिर भी वही है। क्योंकि जीतने का तो एक सिस्टम ही एक ऐसा बन गया, जब तक इस देश में ईवीएम रहेगा ना, तब तक आप उम्मीद ही ना करोगी कोई दूसरी पार्टी जीत जाएगी। तब तक तो इन्हीं की मोनोपोली है, इन्हीं की चलेगी। देखिए अनिरुद्ध भाई, दो चीज़ बनाई गई, एक सॉफ्टवेयर, एक डिवाइस। सॉफ्टवेयर एज ए टेलीविज़न और रिमोट। टेलीविज़न आपका घर में रखा, रिमोट आपके पास दूर रखा। जिस आदमी ने सॉफ्टवेयर बनाया उसी ने उसका डिवाइस भी बना दी। डिवाइस कहीं और रखी। हमने तो बहुत सारे शुगर मिलों में देखा है ऐसा सिस्टम की कंट्रोल मिल के अंदर है और कांटे कहीं और हैं। जब चाहे कंट्रोल सिस्टम पे बैठा हुआ, कंट्रोल रूम में सिस्टम पे बैठा हुआ आदमी, उनका अधिकारी, जब चाहे बैलेंस पे लिया हो, उसे 2 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल का कर दो। ऐसे इसमें किया जा सकता है। तो यही सरकार के दिमाग में, आज की जो वर्तमान सरकार है, इनके दिमाग में ये है कि कुछ नहीं है, किसान विसान नथिंग। अपना जिनके पीछे पड़े हुए हैं उनके पखोड़ पड़ते जाने लग रहे। जिनका पढ़ना चाहिए था, जो देश के असली वारिस हैं, असली मालिक हैं, जो इस देश के अन्नदाता हैं, मैं तो कहा करूँ कि ईश्वर का स्वरूप झलकता तुझ में नित सुबह शाम, हे अन्नदाता मेरा तुझको कोटि कोटि प्रणाम। भाई इस आदमी का तो, इस किसान का तो, इसके घर में पैदा होना इसका दुर्भाग्य है आज के दिन। कभी पहले घाघ की और भंडूरी की बहुत बात सुना करते थे, उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। लेकिन आज तो खेती उत्तम ही नहीं रहा, आज तो उत्तम बल्कि ये चाकरी रहेगी, नौकरी रहेगी। किसी के घर में चाहे 50 बीघे का किसान हो या 100 बीघा का किसान हो, और उसके लड़के को कहीं फैक्ट्री में 10,000 मिलते हैं, वो 10,000 की नौकरी फैक्ट्री में करने के लिए तैयार है, पर खेत में करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसका समुचित दाम ही नहीं है, उसका दाम नहीं है, उसके रेट नहीं है। अब ये कहने के लिए तो भक्त लोग बड़े बड़े तीर मारे हैं, बहुत बहुत बात के, मेरी घटले नहीं उतरती यार। मैं बार बार इसी चिंता में रहूं, अभी हो क्या रहा देश में। मैं ये कहूँ कि बोल लो। सर छोटू राम एक बात कहा करते थे, किसान नेता थे हरियाणा के, सर की उपाधि दी गई थी छोटू राम को, रोहतक के रहने वाले थे, रोहतक के पास शापला वगैरह गांव था उनका कोई वहाँ के। उन दिनों भी यही हालात थे जो आज के दिन है। वो एक बात कहा करते थे, भाई किसानों, भोले किसानों, मेरी 2 बात मान लो, एक तो बोलना सीख लो और दूसरा अपना दुश्मन पहचान लो। और वही बात आज की है। आज के दिन बोलने वाले रह गए चंद लोग, उन पर आरोप लग जा दलाली का, उन पर आरोप लगा दे कुछ और जो किसान है वो अपने आप को ये मान के बैठे एक भाई हमें बोलना नहीं। वो जातिवाद का जहर ऐसा घुला हुआ है। अगर उदाहरण के तौर पे मान लिया जाट लड़ाई लड़ रहे, जाट किसान की लड़ाई लड़ रहा, तो मेरी बिरादरी के लोग या आपकी बिरादरी के लोग या दूसरी बिरादरी के लोग बाग वो ये लड़ाई लड़ते। भाई कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, आप अच्छे काम का गुणगान कर लो, कहीं कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो गलत काम हो रहा है उसका तो कर देना चाहिए था। मैं ये पूछना चाहूँ, मैं बार बार एक बात कहूँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि 16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी इस देश में, तब गन्ने का भाव था 315 रुपये क्विंटल। नोट करो, ये नोट कर लो, 315 रुपये क्विंटल। और चीनी का भाव था 2100 रुपये क्विंटल, सीरे का भाव था 50 पैसे क्विंटल, खोई का भाव था 62 रुपये क्विंटल, और इसका सीरे का भाव था मेरा ख्याल के 0, खोई का भाव था 62 रुपये, और मिल ली थी फ्री में। ये मैं नहीं कह रहा, आप भी कह रहे, सबको पता होते हुए भी फिर भी आप बोलते नहीं। और उसके बावजूद भी पेमेंट भी ठीक ठाक हो रहे थे। ठीक का मेरा मतलब यही, जो गति चल रही इसी गति से जब हो रहे थे, गति यही थी। अब पिछले का उस साल और उसका अगले साल इस हिसाब से, लेकिन भाव जो थे भाव तय हो जाया करते थे 10 दिन 5 दिन के बाद में ही, या फैक्ट्री चलते ही, या 2-4 दिन पहले, या फिर 10-5 दिन के बाद में, ऐसे भाव तय हो जाया करते थे। 17 में सरकार आ जाती है, पलट जाती है भाजपा की आती। भाजपा की सरकार के बाद में उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। अब रेट बढ़ाते हैं वे जाके फिर 21 के करीब, 21 के करीब जब रेट बढ़ता है तो रेट बढ़ते हैं 25 रुपये। अब ये 25 रुपये आप जोड़ लो उसमें, आपको अब आपका रेट हो गया 350। 350 का रेट होने के बाद में गन्ने पे तो बढ़ता है कितना, 35 रुपये।
गन्ने पर आपके पड़ते हैं 35 रुपये, चीनी पे पड़ते हैं आपके 3600 रुपये चीनी हो रही, 3600 का मतलब हो गया 1500 रुपये चीनी पे पड़ते हैं एक बोरी पे। सीरा जो 50 पैसे था वो हो रहा है आज 800 रुपये क्विंटल, उस पर पड़ता है 800 गुना। मल्ली आपकी हो रही है 32 रुपये क्विंटल, जो फ्री में थी वो 32 रुपये में जान लग रही। खोई आपकी हो रही है 350 या 400 रुपये क्विंटल, यानी ये चीज़ तो बढ़ गई आपकी दुगुने से दुगुने भी कहीं कहीं गुनी। और गन्ने का बढ़ते हैं मात्र 35 रुपये। यार दुर्भाग्य नहीं तो और क्या इस किसान का, इसके साथ इतना छलावा हो रहा है, इतना छलावा हो रहा है। अब इन्हें इसे बार बार आप किसी एक बात को ही लेके इन्हें झूठे लॉलीपॉप दे रहे हो। कभी इन्हें कह देते सम्मान निधि आवेगी, कभी इन्हें कह दो किसान बीमा योजना आपकी मिलेगी, कभी इन्हें कह दो कि आपको लोन मिलेगा। कौन दे रहा लोन? और लोन की कहाँ किसान को जरूरत है? लोन की जरूरत ही, लोन की तो इतनी पेचीदा प्रक्रिया बना दी और जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लोन लेना इतना आसान काम ही नहीं है, वहाँ तो दलाल इतने बैठे बैंकों में। भ्रष्टाचारी चरम सीमा तक पहुंची हुई है। क्राइम पे कंट्रोल हुआ, इसमें कोई तो रहा ही नहीं, इस बात को कहीं कहलवा लो। क्राइम पे बाबा का प्रभाव रहा या जो भी कुछ रहा, लेकिन करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए बाबा जी, बिल्कुल भी नहीं हुए योगी जी। मैं योगी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, योगी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन सम्मान के साथ साथ में ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि योगी जी भी तो उसी परिवार से हैं। इनकी बैकग्राउंड, इनकी पृष्ठभूमि भी तो किसान की है। किसान का आज तक गन्ने का भाव नहीं तय हुआ। ये गणित कौन सा है भाई? मैं कम से कम मेरे खेत में गन्ना हो और मैं अपनी ये बात देख लूँ कि मेरा गन्ना 200 क्विंटल गन्ना मेरा मान लिया, फर्ज करो उदाहरण के तौर पे मिल में जा रहा, मैं ये तो फड़ा लूँगा, कम से कम गुणा कर लूँगा कि मेरा गन्ना किस भाव जाएगा। वो 300 जाएगा, 350 जाएगा या 400 जाएगा या 360 जाएगा। इसमें कौन सी तकलीफ है? अगर जो भाई भाव ही तय कर दें, करना नहीं बिल्कुल भी। हम तो पहले अपने युग रो रहे थे, अगर हमारा मंत्री निष्क्रिय है, ये नहीं कर रहा। हमें तो आज लक्ष्मी नारायण पे भी दया आ रही, हमें तो उसी की बुद्धि पे भाई वो भी नहीं बोलता। वो तो किसान है, जाट है, लेकिन यहाँ वही बात है जब तक कृषि बिल आए ना, नरेंद्र तोमर को बलि का बकरा बना कर रखा। हमेशा जब भी कभी जो उनसे दौर की मीटिंग होती, तोमर साहब हमें तो ये कह देती ये तो असंभव है, बिल वापिस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तोमर को बलि का बकरा बना कर रखा और एक दिन अपने आप ही खड़े हुए और कह दिया कि मेरे से गलती होगी, मेरी तपस्या में कहीं कमी रही है और मैंने आज 3 बिल वापस हो गए। ये मामला यहाँ हो रहा, वही मामला आज इनका हो रहा। और मुझे तो ये लगे कि योगी जी भी शायद फुल पावर में नहीं है, योगी जी पे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मोहरा बैठा रखा। अब वो भी स्वतंत्र नहीं है आज। अगर वो स्वतंत्र हो तो भाई राज्यपाल भी एक पद है, मुख्य सचिव भी एक पद है, दो उप मुख्यमंत्री है वो भी पद है, प्रदेश अध्यक्ष भी है वो भी एक पद है। ये सारे के सारे ये भी तो नहीं बोलते। मुझे तो ये लगे कि ये भी शायद योगी जी के एंटी ना हो ये मामला सारा होगा। अच्छा, पेमेंट क्यों नहीं बढ़ी? आपको क्या लगता है पेमेंट न बढ़ने के पीछे क्या कारण आपको नजर आता है? क्यों पेमेंट नहीं बढ़ी? एक बात बार बार सभी कहें, मैं नहीं कहता, इस बात को सभी कह रहे कि सरकार को हम नहीं उद्योगपति चलावें। वे मुट्ठी भर 2% उद्योगपति सरकार को चलावें। चलती उद्योगपति होगी हो, हमारी कहाँ चलती है? वो लोग बाग पैसा दें सरकार को, वो इन मंत्रियों को पैसा दें, महीने में हर फैक्ट्री चलने से पहले इनके पास पैकेज पहुंच जाए या बीच में पहुंचे, उनके घर उनका पैकेज पहुंच जाए, तो फिर क्यों बोल लगा? मुंह खावे आँख लजावे भाई, आँख अपने आप शर्म से नीचे हो जाएंगी जब मुंह खावेगा। जब सब लेने लग रहे, किसान की किसे चिंता पड़ रही? किसान की चिंता तो यही भाजपा हुआ करती थी और इसी में कल्याण सिंह हुआ करते थे मुख्यमंत्री। और वाजपेयी जैसे कैसे इतने गजब के, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हुए वाजपेयी जी, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कल्याण सिंह हुआ करते थे सीएम। देवबंद मिल की ही बात है, गन्ने का पेमेंट रोक दिया था, उसके मालिक को पकड़ के वहाँ से सहारनपुर गेस्ट हाउस में बंद करके जौ की रोटी दी गई थी, और वो भी बिना छनी, ताकि उसके गले में वो जो है ना, जौ का छानस, वो उसके गले को छेद के अंदर जावे और वो सारा पैसा बाहर निकले। 24 घंटे में पैसा आ गया था। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इससे पहले ऐसा भी कुछ नहीं है कि किसान के लिए कुछ हुआ ही नहीं। जो एक आदमी को ये भक्त जो है ना आजकल के अंध भक्त, इन भक्तों की क्वालिटी का ही नहीं पता। ये खद्दी के कपड़े पहन लें, 50, 60, 70 रुपये मीटर तो कपड़ा आ जा, 250-300 रुपये सिमाई वाला ले वे, 45-50 रुपये कल्प वाला ले ले, और पैर के बाबूजी बन गए, नेताजी हो गए। अरे मैंने कहूँ नेता नहीं हो तुम्हारा तो बड़े भी नेता नहीं बन पाए। नेता तो धरती पर ही एक हुआ, और वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। काहे के नेता जो किसी के दुख दर्द को नहीं जान सकते। मैं भाई साहब अदना सा आदमी,
मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं थी, कोई पृष्ठभूमि कुछ नहीं थी ऐसी मेरी। एक मैं पॉलिटिकल परिवार से पैदा हुआ था, प्रधान बना था 88 में। प्रधान बनने के बाद में 450 करोड़ के काम इस क्षेत्र में करवाए होंगे इसके विकास के लिए, जिनमें शुगर मिल भी है, जिनमें 132 kV का बिजली घर भी है, जिसमें 33/11 का बिजली घर भी है, जिसमें मंडी भी है हाटपीट, जिसमें टंकी भी है, जिसमें सामुदायिक विकास केंद्र भी हैं, जिसमें लोगों के आवास के पट्टे भी हैं, कृषि के पट्टे भी हैं, लोगों के लोन भी हैं, मकान भी हैं, शौचालय भी हैं और रोजगार भी हैं। दुनिया भर के काम करवाए होंगे, ये क्यों नहीं करवाते? इनका हो क्या रहा? कौन से इन्हें सांप सूंघ गया कि इन्हें करवाना ही भारी हो गया? सरकारों की निष्क्रियता है, सरकार नहीं चाहती। और ये किसान को एकजुट हो गए। किसान अगर देखिए एक बात और भी है, किसान को बांट दिया गया जातियों में, केवल जातियों में, और जातियों में किसान को मान लिया गया ये कि जाट ही किसान है और कोई किसान नहीं है। और लड़ता भी है कि जाट लड़ता भी है, जो जाट लड़ाई लड़ रहा है उसका लाभ मुझे भी हो रहा। अगर भाव बढ़ता है गन्ने का तो जाट का नहीं बढ़ा, मेरा भी बढ़ेगा। बिजली के बिल कम होते हैं, वो जाट का नहीं हुआ, मेरा भी हुआ। जो भी उस आंदोलन की या उन जाटों की लड़ाई की वजह से हो है उसका लाभ हमें मिले। हमारे तो संगठन ही नहीं है, जो हमारे संगठन है वो जाते नहीं, वो रास्ते में तो भाग्य में। उन्हें पता नहीं किसी को किसी नेता का डर है, किसी को किसी प्रधानमंत्री का डर है, किसी को मुख्यमंत्री का डर है। हम लोगों को वही सर छोटू लाल की बात याद करते हुए ये तो कहना पड़ेगा, अगर अपना दुश्मन पहचान लो और बोलना सीख लो, बोलना पड़ेगा। आप वोट की बात अलग है, वोट जहाँ कहीं दोगे दे दो, लेकिन ये तो कह दो उनको, कम बख्तो तुम ये गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, गन्ने का भाव क्यों नहीं डाल रहे, गन्ने का भुगतान क्यों नहीं कर रहे। अब देखिए लोगों में एक ऐसी धारणा होगी, अगर गन्ने का पेमेंट तो हो ही रहा, पिछले साल का इस साल हो रहा है, इस साल का अगले साल हो जाएगा, ये तो एक रेशो हो गया। भाई ये कौन सी बात हुई? जब हम कोर्टों में पूर्ण विश्वास करें, संविधान के तहत भारत चल रहा, सारी बात संविधान के तहत है, हम संविधान के दायरे से हट के अपनी गीता या रामायण के को आधार मान के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट में संविधान रखा, आईपीसी और सीआरपीसी रखी, अलग अलग कानून की किताबें रखी। जब हम उस कानून के तहत बंधे हुए हैं तो फिर उसी कानून का रखवाला जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वहाँ के भी मुख्य सचिव वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के जज ये फैसला दे रहे हो गन्ने का भुगतान 14 दिन में होना चाहिए। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं कर रहा तो उन्हें 12% प्लस 14% का ब्याज मिलना चाहिए किसान को। कहाँ गया फिर यार? एक तरफ तो फिर सुप्रीम कोर्ट केसों की इस गाइडलाइन को, उनके इस निर्णय को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, सरकार फॉलो नहीं करवा पा रही, हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ हमें छोटे छोटे से कर्जे के लिए परेशान किया जाए। अब एक नया ही फार्मूला चला, वो फार्मूला ये है, कर्जदार तो लोग पहले भी होते, डिफाल्टर सरकारों के पहले भी हो जाते, लेकिन अब नए किस्म का हुआ। भाई डिफाल्टर होते ही पहले तो अमीन आ जाया करता था, चलो आरसी कट गई, अब अमीन नहीं आता। अब तगादा करने के लिए आवे पुलिस वाले लाख आओ किसी के घर, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब कहीं सम्मानित आदमी बैठे हों घर में या कोई मेहमान आए हुए हैं, उस टाइम पर पुलिस वाला आके नोटिस देगा तो काटो खून नहीं रखता। अब सबके घरों वो लेके नोटिस कर्जे का पुलिस वाले पहुंच रहे। ये नया चल पड़ा। पहले बिजली के बिलों पे आरसी फाइल हो जाया करती थी, कनेक्शन कट जा था, उन्हें बदनाम करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए तहसील में, ब्लॉक में, सोसाइटियों पे उनके नाम चस्पा कर दिए जाया करते थे ताकि बदनामी हो। अब उसमें 10,000 रुपये पे कनेक्शन कटेगा। अब 10 का भी मुझे एक दिन जय साहब ये कह रहे थे कि 2,000 के आदेश आगे, जिसके 2,000 का डिफाल्टर होगा उसका कनेक्शन कटेगा। यार समझ नहीं पा रहे ये हो क्या रहा। किसान के लिए तो कोई योजनाएं है नहीं, और है तो सही मायनों में आज किसी के भी लिए भी नहीं। एक दिन की बात है, मेरे पड़ोस का एक कस्बा है, उस कस्बे में हमें क्या पता था कि भाई वहाँ बुध के दिन बाजार बंद रहे। हम ऐसे ही संयोगवश चले गए बुध में, तो पता लगा कि बाजार बंद है, हम चले आगे। अगले दिन बुध के बाद में हम जुमेरात का दिन था, जुमेरात में फिर चले गए बृहस्पति में, अब भाई सौदा लेकर आवेंगे ऊन से। अब जब वहाँ गए तो दुकान बंद और बनी है, माथा पकड़ो ये बाहर बैठे सड़क पे। मैं कहने लगे भाई आज क्या बात हुई? अगर जीएसटी वाले आ रहे, फिर जीएसटी वाले भाई तुम्हें क्या कह रहे, वो तो बाहर मारे में पड़ रहा। अगर नहीं जी इन्होंने गदर मचा दिया, फिर गदर मचा दिया, वोट क्यों दो, काले झंडे लगा दो दुकानों पे। आप सरकार के खिलाफ भी नहीं बोलते, आप गुणगान भी उन्हीं का करने लग रहे, और आप यातनाएं भी झेल ले। कैसा विरोधाभास, कैसा ये सामंजस्य है? क्या हो रहा है इस देश में? कहाँ जा रहा है सारा मामला? अच्छा, मेरा अंतिम सवाल अभी ये है, अभी मुजफ्फरनगर में आंदोलन हुआ, लगभग 13-14 दिन आंदोलन चला, तो आपको क्या लगता है देश को आंदोलनों की ज़रूरत है? जिस तरीके से आंदोलन चला, किसान वहाँ सर्दी में ठिठुरती सर्दी में बैठा हुआ था,
और अंत में निर्णय ये हुआ कि अब बातें मान ली गई हैं, प्रशासन जो है तैयार हो गया है बातें मानने को, जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आंदोलन होने ज़रूरी है देश में, या किसानों को इकट्ठा होना ज़रूरी है, या किसानों की तरफ से मात्र उत्तर प्रदेश में एक नेता राकेश टिकैत जी ऐसे रह गए हैं जो उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं? क्योंकि पार्टियाँ तो चुप बैठी हुई हैं अब, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लोकदल हो, सब हल्की हल्की, लोकदल तो थोड़ा बहुत कर भी रहा है, लेकिन बाकी सब चुप बैठे हुए हैं। क्या कारण नजर आते हैं आपको उसके पीछे? मैं आपको, अगर आपको एक आध मिनट का टाइम हो तो एक कहानी के माध्यम से समझाऊं। जी। एक राजा था, उस राजा के दरबार में एक मंत्री हुआ करता था। लंबे टाइम से मंत्री था, लेकिन मंत्री था भ्रष्ट, वो झूठ बोलता था, भ्रष्टाचार था, उसकी रग में छल था। तो उसकी शिकायतें नियमित रूप से राजा के पास जाया करती थी। एक दिन राजा ने उसके खिलाफ मुकदमा दायर करवा के और उसे पकड़ लिया। साक्ष्यों के आधार पे वो उस पर अपराध सिद्ध हो गया और उसे जेल में घेर दिया। अपराध इतना कठिन था, इतना कठोर था कि उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। अब फांसी की सज़ा जब दी गई तो फांसी से पहले एक नियम हुआ करता है कि मरने वाले को उसकी आखिरी इच्छा पूछ ली जाती है कि भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है। अब वो मंत्री जो था उसने कहा, उसे जो डॉक्टर था या जो वहाँ ये बात पूछने के लिए गया उनका अर्दली, उसे कहा कि भाई मेरी आखिरी इच्छा केवल ये है कि मैं महाराजा से मिलना चाहूँ, राजा से मिलवा दो। अब ये बात राजा के पास गई। राजा ने कहा भाई वो क्यों मिले, ऐसा क्या उस बात हुई। फिर राजा के दिमाग में आई, अज्ञात जिसने इतने लंबे समय तक तेरी सेवा करी, राज के मंत्री के पद पर रहा, चल आखिरी बात है, मिलने में क्या हर्ज है, मिल लेंगे। जब वो राजा उसके पास गया तो काल कोठरी में से देखते ही राजा को फूट फूट के रो पड़ा। अब वो रोया बहुत। राजा कहने लगा, अच्छा दुष्ट, मौत से डर रहा? अरे मौत तो तुझे आनी आनी, तेरे कारनामे ऐसे हैं, तू हमेशा झूठ बोलता रहा और तन्ने जो उल्टे काम करे उनका परिणाम तुझे भुगतना तो पड़ेगा। अगर नहीं, बात से सलामत बात ये नहीं है। हाथ जोड़ के उसने उसे रोक के कहा, अब ये बात ये नहीं है कि मुझे मरना तो जीवन का, मौत तो शाश्वत सत्य है, ये तो आना ही आना है। मैं रो इस वजह से रहा कि मन ने काफ़ी लंबे समय से आपके राज्य में रह के बहुत सारी बात अपने खिलाफ सुनी, अपने कानों से मैं बहुत बुराई सुनी, लेकिन वो बुराई मेरी बुराई नहीं थी। मैं ऐसे शोध में लगा हुआ था, एक इस किस्म का शोध कर रहा था कि मेरे राजा का नाम पूरी दुनिया में हो। अब ऐसा क्या शोध कर रहा था तू? साहब मैं उड़ने घोड़े बनाने की कला सीख रहा था, उस पर मेरा प्रैक्टिकल चल रहा था और वो समय अब आ गया था नज़दीक। अब आते ही मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र जा गया और इसमें मुझे अब कल को या परसों को फांसी होने जा रही। मैं इसी वजह से आपको याद किया कि मैं आपसे माफ़ी मांगनी चाह रहा कि वो जो मैं सीखी थी विद्या वो मैं अपने साथ ही लेके जान लग रहा, और मुझे अगर थोड़ा सा समय मिल गया होता तो मैं इस विद्या को प्रसारित कर देता या किसी को और को सिखा देता। और मौत तो सत्य है साहब, ये तो आनी आनी, आज भी आनी कल भी आनी। अब राजा उसके भ्रमजाल में फंस गया, जैसा आज फंस रहे हम लोग बाग। अगर नियमित रूप से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जा रहा। तो राजा ने कहा, अच्छा ये बता कि फिर ते भाई ये लागू क्यों नहीं करी थी? अगर दो कमी थी, एक तो समय का अभाव रह गया था और एक धन की कमी थी। धन कितना चाहिए था? कम से कम 20 में 5 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत थी, और समय चाहिए था मुझे इसमें 1 साल। अगर जो तुझे आगे बकाए में, बस जैसे आज की जनता आ रही राजा के बकाए में, अब तो फिर तुझे अगर हम 5 लाख रुपए और 1 साल का समय दे दें तो तू ये कर सके, उड़ने घोड़े बना सके? अच्छा बिल्कुल बना दूंगा। उसने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, कहा कि इन्हें 5 लाख रुपए दो और इसे बाइज्जत नोट पर साइन करवा के इन्हें रिहा कर दिया जाए 1 साल के लिए। और सुन, अगर तू भाग गया कहीं तो पता तेरा क्या होगा? नहीं साहब, भाग कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपकी नज़रों के सामने रहूंगा ना, आपके ही तो पास रहूंगा। आप जो काम आज कर रहे 1 साल बाद कर दियो, छोड़ दिया। अब उस सारी प्रक्रिया में सांझ का टाइम हो गया, घोड़ों पे पैसे लदवा दिए गए। जब घर गया तो घरवाली तो इस आस में थी कि वो तो फांसी आ गई, मर बना गया होगा। तो उसने देखा, वो कहने लगा अपनी घरवाली को, पहले तो तू और बात बाद में पूछी, वो घोड़ों पे जो गुण लदी हुई है उनमें पैसे हैं, पहले तो तू उतरवा, घर भर के रुपए होते हैं। अब कहने लगी, करिश्मा कैसे हुआ, फांसी होनी थी तो इतनी धन दौलत कहाँ से ले आया? अगमंदे राजा को ये कह के, ऐसा कह के, और 1 साल का टाइम लिया। वो कहने लगी, तुझे यूं ही काम करना था, झूठ ही बोलना था, और 1 साल का लिया तो तुझे 5-4 साल का टाइम तो ले लेता। अब ये खोपड़ी मेरी कहीं चली गई क्या? जिसने 1 साल का टाइम लिया वो आगे भी लिया जाएगा। राजाओं को तो पागल बनाना, तो ऐसे ही भाई हम लोगों को बनाया जा रहा पागल, रोज झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जा रहा। ये जो मामला है, गन्ने का भुगतान तो हो जाना चाहिए था। और ये जो संगठन है, ये जो आंदोलन कर रहे, ये आंदोलन तो एक दिन विश्व, ये तो भारत स्तरीय है। किसान को सबको एकजुट होकर ये आंदोलन करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर ये आंदोलन ना हुआ तो प्रभु अपने आप ही आंदोलन करेगा।
भगवान का आंदोलन अपने आप ही होगा। जो ये जुल्म और अत्याचार इस किसान कौम पे जो भगवान का दूसरा स्वरूप है उस पे होने लग रहा, तो इसका तो परिणाम कुछ ना कुछ तो गलत हो हीगा। और ये संगठन जो है, सभी संगठनों को एकजुट हो जाना चाहिए, अहम को त्याग देना चाहिए। कोई किसी का नहीं है। मैं राजपूत हूँ, ये मैं बाद में हूँ राजपूत, पहले मेरा एक वर्ग है। मैं अगर राजपूत का ढोल अलापता रहूँ, लंबी लंबी मूंछ या पगड़ी बांध के मैं केवल अपने घर में बैठा रहूँ और करूँ कुछ ना, कहीं से कुछ ना आवे, तो मेरा कुछ नहीं, वजूद खत्म हो जाएगा। मेरा वजूद मेरा वर्ग है, और मेरा वर्ग है कृषि। कृषि में जितने लोग बाग जुड़े हुए हैं मेरे वर्ग के, मेरी जाति के लोग बाग है। वो मेरी जाति एक ब्याह शादी करने के लिए एक अलग है, लेकिन एक वर्ग अलग है। उस वर्ग में जहाँ कहीं कोई लड़ाई लड़ता हो, वो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसमें लड़ाई लड़ूं। और मैं तो ये कहना चाह रहा, मैं अपनी बिरादरी के सभी लोगों को और आपको भी, जो मेरी बात को सुनेगा उन सभी को कह रहा कि आप राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। जब राष्ट्र पर संकट हो आप राष्ट्र के गीत गाओ, लेकिन राष्ट्र पे संकट आ जा रहा, इन सरकारों ने इस राष्ट्र पे संकट पैदा कर दिया। इस किसान कौम को तबाह करा जा रहा, जो इस देश की रीढ़ थी। और इसमें आप सबको संगठन के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से, अपनी आवाज़ को घर में बैठ के बुलंद करें, सड़क पर करें, या पार्लियामेंटों में जाकर करें, विधानसभाओं में करें, कलेक्टर के यहाँ करें। और एक ये जो लोग बाग हंडे फिरे शुगर मिल पर जाकर बैठ जा, शुगर मिल के गेट बंद करवाएं। शुगर मिलों से कोई समाधान नहीं। गन्ना हम देते हैं सरकार को, गन्ना हमारा ले है ये सोसाइटी, और सोसाइटी में ही फिर मिल पेमेंट दें। सोसाइटी के माध्यम से पर्ची आवे, सोसाइटी के माध्यम से ही हमारा पेमेंट आवे। हमें ये सोसाइटी के जो रखवार हैं, उसके जो मालिक हैं, चाहे सोसाइटी के डीसीओ हों, चाहे वहाँ के कलेक्टर हों, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, हमें धरना उनके यहाँ देना चाहिए। लट खाने की तो आदत किसान को शुरू से ही है। लटो सर मरने से अगर डरेंगे तो भाई कुछ भी नहीं हो पाने का, फिर करते रहो जो होने लग रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रधान जी को सुना, और जिस तरीके से एक एक चीज़ को खोल के समझाया गया है, उससे लगता है किसान एकजुट होंगे और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए संगठनों की बजाय एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। किसान एक वर्ग है, और इस वर्ग को आज ज़रूरत है इकट्ठा होने की, तभी जाकर कुछ नया हो सकेगा और किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई को बचा सकेंगे। जुड़े रहेगा गांव गवांड के साथ, क्षेत्र से जुड़ी खबरें आप तक आती रहेंगी। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा पंजाब की खबरें आप तक आएँ और हम आपको दिखा सकें हरियाणा के और पंजाब के किसानों के साथ क्या चल रहा है। कोशिश रहेगी जल्द से जल्द टीम खड़ी, हम जो अपनी टीम बना रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में भेजे जाए, और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राज्यों की अब आप तक स्पोर्ट की खबरें और जो अलग अलग टाइप की खबरें हैं वो आप तक आते ही रहा करेंगी। आप जुड़े रहिएगा गांव गवांड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।